सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकतों में से एक अमेरिका और उसका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया का नेता किम जोंग उन। एक ऐसा नाम जिसे लेकर अमेरिका सालों तक मिसाइल, परमाणु हथियार और सुरक्षा खतरे की बातें करता रहा है, लेकिन अब कहानी में अचानक एक ऐसा मोड़ आता दिखाई दे रहा है जहां ट्रंप उसी किम जोंग उन से दोबारा आमने सामने मिलने के लिए बेताब नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप इस साल नवंबर में किम के साथ बैठक कराने को लेकर अपने अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। ये मुलाकात ट्रंप की एशिया यात्रा के दौरान चीन के शेनझेन में होने वाली APEC बैठक के आसपास हो सकती है। यानी जिस किम को कभी अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया जाता था, अब उसी के साथ बातचीत की तारीख तलाशने की कोशिश हो रही है। और यही सवाल इस पूरी कहानी को दिलचस्प बनाता है। आखिर ऐसा क्या बदल गया कि ट्रंप की भाषा और रणनीति दोनों बदलती दिखाई दे रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो तहकीकात, और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार, मैं हूं नंदिनी सिंह। दोस्तों, दरअसल ट्रंप और किम की कहानी आज से शुरू नहीं हुई। दोनों नेताओं के बीच पहले भी 3 बड़ी मुलाकातें हो चुकी हैं और हर बार पूरी दुनिया की नजर इन दोनों पर रही है। पहली ऐतिहासिक मुलाकात जून 2018 में सिंगापुर में हुई थी। ये पहली बार था जब किसी मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति ने नॉर्थ कोरिया के नेता के साथ आमने सामने बैठकर बातचीत की। उस समय ऐसा माहौल बनाया गया कि शायद अब दशकों पुरानी दुश्मनी खत्म होने वाली है। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया, मुस्कुराते हुए तस्वीरें खिंचवाई और कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में काम करने की बात भी हुई। ट्रंप ने उस मुलाकात को अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि की तरह पेश किया, लेकिन असली सवाल तब भी यही था कि कैमरे के सामने हाथ मिलाने के बाद क्या दोनों देश अपने अपने पुराने रुख से पीछे हटेंगे। और यही सवाल कुछ महीनों बाद फिर से सामने आ गया है। फरवरी 2019 में ट्रंप और किम दूसरी बड़ी बैठक के लिए वियतनाम के हनोई पहुंचे। उम्मीद थी कि सिंगापुर में शुरू हुई बातचीत इस बार किसी ठोस समझौते तक पहुंचेगी, लेकिन जब असली मुद्दों पर बातचीत हुई तो दोनों देशों के बीच दूरी साफ दिखाई देने लगी। नॉर्थ कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम में कितनी कटौती करेगा और बदले में अमेरिका उस पर लगे प्रतिबंधों में कितनी राहत देगा, यही सबसे बड़ा विवाद था। दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बनी और बैठक बिना किसी बड़े समझौते के खत्म हो गई। यानी सिंगापुर में जिस दोस्ती की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, हंगोई में वही दोस्ती अपनी पहली बड़ी परीक्षा में अटक रही है। यानी कि इसके बाद जून 2019 में DMZ पर ट्रंप और किम की एक और मुलाकात हुई। ट्रंप नॉर्थ कोरिया की सीमा में कुछ कदम अंदर जाने से पहले मौजूद अमेरिकी राष्ट्रपति बने। तस्वीर फिर ऐतिहासिक थी, लेकिन ठोस नतीजा फिर भी नहीं आया। और अब करीब 7 साल बाद वही कहानी फिर से लौटती दिखाई दे रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार ट्रंप शायद पहले से ज्यादा जल्दी में है। सोमवार को जब ट्रंप से पूछा गया कि किम जोंग उन ने उनकी बातचीत की अपील का जवाब क्यों नहीं दिया, तो ट्रंप ने उल्टा सवाल कर दिया, आपको कैसे पता कि उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने दावा किया कि हाँ, किम ने जवाब दिया है और बातचीत को बहुत सकारात्मक बताया है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, ट्रंप ने बातचीत को सकारात्मक तो बता दिया, मगर उसमें क्या चर्चा हुई, किम ने क्या कहा और अमेरिका ने क्या प्रस्ताव रखा, इसकी कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई। नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी तत्काल कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई। यानी ट्रंप के मुताबिक सब बढ़िया है, लेकिन दुनिया को अभी तक ये नहीं पता कि बढ़िया आखिर हुआ क्या है। और यही से ट्रंप की कूटनीति पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ट्रंप के लिए व्यक्तिगत संबंध और कैमरे के सामने दिखाई देने वाली केमिस्ट्री हमेशा महत्वपूर्ण रही है। किम के साथ उनकी पिछली मुलाकातों में भी यही देखने को मिला था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिर्फ मुस्कुराने, हाथ मिलाने और ऐतिहासिक फोटो खिंचवाने से नहीं चलती। असली खेल तब शुरू होता है जब बातचीत बंद कमरों में होती है और सामने परमाणु हथियार, प्रतिबंध, सैन्य अभ्यास और सुरक्षा गारंटी जैसे मुश्किल मुद्दे होते हैं। ट्रंप शायद किम के साथ व्यक्तिगत तालमेल को अपनी ताकत मानते हैं, लेकिन किम भी अब पहले वाले किम नहीं है। उन्हें पता है कि अमेरिका उनसे मिलने के लिए खुद आगे बढ़ रहा है। इसलिए इस बार सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि ट्रंप किम को क्या कहते हैं, बल्कि ये भी होगा कि ट्रंप किम को देखने के लिए क्या लेकर आए। क्योंकि नॉर्थ कोरिया के लिए परमाणु हथियार कोई छोटी चीज नहीं है। प्योंगयांग लंबे समय से इन्हें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच मानता रहा। उसका तर्क है कि अगर उसके पास परमाणु क्षमता
नहीं होगी तो अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ उसकी सुरक्षा कमजोर हो जाएगी। दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि नॉर्थ कोरिया अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को सीमित करे और परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में आगे बढ़े, यानी दोनों देशों की सबसे बड़ी मांगे एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। अमेरिका कहता है पहले परमाणु कार्यक्रम पर कदम उठाओ, नॉर्थ कोरिया कहता है पहले हमारी सुरक्षा की गारंटी दो और हमारे ऊपर से दबाव कम करो। अब ऐसे में सिर्फ ये कह देना कि ट्रंप और किम के बीच बातचीत संबंध अच्छे हैं, समस्या का समाधान नहीं होता। असली सवाल यह है कि दोनों अपने हितों के बीच कितना समझौता करने को तैयार है। इसी बीच अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ होने वाले संयुक्त सैन्य ड्रिल को सीमित करने का फैसला लिया है। ट्रंप ने इन अभ्यासों को महंगा बताया और कहा कि नॉर्थ कोरिया के लिए गलत और दुश्मनी का संदेश भेजते हैं। अब जरा इस बदलाव को देखिए। जिस अमेरिका ने लंबे समय तक सैन्य अभ्यासों को नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अपनी तैयारी और ताकत का प्रदर्शन माना, वही ट्रंप अब कह रहे हैं कि इन अभ्यासों को कम करना बेहतर हो सकता है। नॉर्थ कोरिया के लिए निश्चित तौर पर एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन ट्रंप के इस फैसले का दूसरा पहलू भी है। दक्षिण कोरिया के लिए अमेरिकी सैन्य मौजूदगी सिर्फ कोई दिखावा नहीं, बल्कि इसे अपनी सुरक्षा की गारंटी के तौर पर देखता है। इसलिए अगर अमेरिका अचानक सैन्य अभ्यास कम करता है तो सियोल में यह सवाल जरूर उठेगा कि क्या वॉशिंगटन अपनी सुरक्षा प्रतिबद्धता में बदलाव कर रहा है। और ट्रंप की नाराजगी सिर्फ सैन्य अभ्यास तक सीमित नहीं है। उन्होंने दक्षिण कोरिया की तरफ से ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल की जंग में मदद नहीं करने पर भी नाराजगी जताई। यानी एक तरफ ट्रंप चाहते हैं कि उनके सहयोगी अमेरिका की वैश्विक रणनीति में उनके साथ खड़े हों, लेकिन दूसरी तरफ कोरियाई प्रायद्वीप में वो खुद तनाव कम करने के लिए सैन्य गतिविधियों को सीमित करने की बात कर रहे हैं। यही ट्रंप की विदेश नीति का विरोधाभास है, कभी दबाव बढ़ाना, कभी सहयोगियों से नाराज होना और फिर उसी समय उस देश के नेता से बातचीत की कोशिश करना, जिसे कुछ साल पहले अमेरिका का बड़ा खतरा बताया जाता था। ऐसा लगता है जैसे ट्रंप की विदेश नीति में कोई स्थायी स्क्रिप्ट नहीं है, जिस वक्त जो फायदा दिखा उसी दिशा में गाड़ी मोड़ दी। लेकिन किम जोंग उन इस खेल को बहुत ध्यान से देख रहे होंगे। वो जानते हैं कि ट्रंप के लिए नॉर्थ कोरिया के साथ एक बड़ी डील करना राजनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर ट्रंप किम के साथ कोई बड़ा समझौता करने में सफल होते हैं तो वो इसे अपनी विदेश नीति की ऐतिहासिक सफलता के रूप में पेश कर सकते हैं। इसलिए किम के पास भी बार्गेनिंग पावर है और बट यहां पर देखना यह होगा कि वो किससे पूछ सकते हैं। अगर अमेरिका मुझसे बातचीत करना चाहता है तो बदले में क्या देगा? क्या प्रतिबंधों में राहत मिलेगी? क्या सैन्य अभ्यासों में स्थायी कमी होगी? क्या अमेरिका सुरक्षा की गारंटी देगा? क्या आर्थिक रास्ते खोले जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका नॉर्थ कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अपनी नीति में कोई बदलाव करेगा? क्योंकि किम के लिए सिर्फ ट्रंप के साथ फोटो खिंचवाना पर्याप्त नहीं होगा, उन्हें ठोस फायदे अगर चाहिए होंगे। और नॉर्थ कोरिया के पास अब अमेरिका के सामने बातचीत करने के लिए पहले से ज्यादा विकल्प है। रूस के साथ उसके रिश्ते पिछले कुछ समय में मजबूत हुए हैं और चीन के साथ उसके लंबे समय से रणनीतिक संबंध हैं। इसका मतलब यह है कि प्योंगयांग पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर नहीं है। अगर वॉशिंगटन दबाव बढ़ाता है तो किम के पास दूसरे साझेदार भी हैं। यही कारण है कि इस बार बातचीत की मेज पर किम खुद को कमजोर पक्ष मानकर नहीं बैठेंगे। वो जानते हैं कि अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के लिए नॉर्थ कोरिया को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। उसके मिसाइल क्षमता और परमाणु कार्यक्रम को लेकर पूरे क्षेत्र में चिंता बनी हुई है। इसलिए ट्रंप को अगर लगता है कि वो सिर्फ सैन्य ड्रिल कम करके और दोस्ताना बयान देकर किम को अपनी शर्तों पर ले आएंगे तो शायद उन्हें इस बार थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब जरा इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रणनीतिक पहलू समझिए। अगर ट्रंप और किम की मुलाकात होती है तो ये सिर्फ अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच की बैठक नहीं होगी। चीन इस मुलाकात पर नजर रखेगा क्योंकि कोरियाई प्रायद्वीप उसकी सुरक्षा और क्षेत्रीय रणनीति से सीधे जुड़ा है। जापान भी चिंतित रहेगा क्योंकि नॉर्थ कोरिया की मिसाइल क्षमता उसके लिए बड़ा खतरा मानी जाती है। दक्षिण कोरिया के सामने अपनी सुरक्षा का सवाल होगा और रूस भी इस पूरे घटनाक्रम को अपने हितों के नजरिए से देखेगा। यानी ट्रंप और किम एक कमरे में बैठेंगे, लेकिन उनकी बातचीत का असर पूरे एशिया में महसूस किया जा सकता है। खासकर अगर अमेरिका सैन्य अभ्यासों को कम करता है और नॉर्थ कोरिया के साथ राजनीतिक संपर्क बढ़ाता है तो यह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बदलाव का संकेत भी हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या ट्रंप इस बार सच में शांति चाहते हैं
या उन्हें सिर्फ एक बड़ी विदेश नीति की उपलब्धि चाहिए? क्योंकि दोनों चीजों में बहुत फर्क है। अगर लक्ष्य सच में तनाव कम करना है तो अमेरिका को सिर्फ नॉर्थ कोरिया से अपनी मांगे रखने के बजाय उसकी सुरक्षा चिंताओं को भी समझना होगा। वहीं अगर लक्ष्य सिर्फ दिखाना है कि ट्रंप किम के साथ दोस्ती कर सकते हैं, तो फिर इतिहास गवाह है कि ऐसी दोस्ती ज्यादा दूर तक नहीं जाती। 2018 की मुलाकात के बाद उम्मीदें बहुत बड़ी थी। 2019 की बैठक में वही उम्मीदें टूट गई। DMZ पर मुलाकात ने फिर माहौल गर्मा दिया, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। इसलिए इस बार दुनिया ट्रंप के शब्दों से ज्यादा उनके अगले कदमों को देखेगी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप को अब वही किम जोंग उन चाहिए जिनके खिलाफ वो कभी बेहद आक्रामक भाषा इस्तेमाल करते थे। कभी नॉर्थ कोरिया को लेकर धमकियां, कभी मिसाइलों की चर्चा, कभी सैन्य विकल्प की बात। और अब कह रहे हैं कि किम से उनका संपर्क बहुत सकारात्मक रहा है। यानी कल तक जो नेता अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा था, आज उसी नेता के साथ बैठक की तैयारियां हो रही हैं। इसे कूटनीति का बदलता चेहरा कहे या ट्रंप की बदलती प्राथमिकता, लेकिन इतना साफ है कि अमेरिका का रुख बदल रहा है। और अगर ट्रंप वास्तव में तनाव कम करना चाहते हैं तो ये अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि लगातार धमकियों से ज्यादा बातचीत ही शायद इस संकट का रास्ता खोल सकती है। लेकिन बातचीत तभी काम करेगी जब दोनों पक्ष कुछ देने के लिए तैयार हो। अमेरिका अगर चाहता है कि नॉर्थ कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाए, तो उसे बदले में कुछ वास्तविक रियायतें देनी पड़ सकती हैं। और नॉर्थ कोरिया अगर चाहता है कि अमेरिका सैन्य दबाव कम करे, तो उसे भी अपनी मिसाइल और परमाणु गतिविधियों पर कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। यही वो जगह है जहां असली समझौता बन सकता है। समस्या ये है कि दोनों पक्षों के बीच भरोसा बहुत कम है। अमेरिका को डर है कि नॉर्थ कोरिया समय खरीदने के लिए बातचीत का इस्तेमाल कर सकता है। नॉर्थ कोरिया को डर है कि अगर उसने अपनी परमाणु क्षमता कम कर दी तो भविष्य में अमेरिका उस पर दबाव बढ़ा सकता है। इसलिए दोनों को सिर्फ एक दूसरे की बात की सुननी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के डर को भी समझना होगा। और यही कारण है कि नवंबर की संभावित मुलाकात अगर होती है तो उसका सबसे बड़ा टेस्ट यही होगा कि ट्रंप पिछली बैठकों से कुछ सीख कर आए हैं। क्या इस बार उनके पास कोई स्पष्ट रोड मैप है? क्या अमेरिका प्रतिबंधों में चरणबद्ध राहत की बात करेगा? क्या सैन्य अभ्यासों में कमी के बदले नॉर्थ कोरिया से मिसाइल परीक्षणों पर रोक की मांग की जाएगी? क्या दोनों देश धीरे धीरे भरोसा बनाने की कोशिश करेंगे? अगर ऐसा होता है तो बातचीत को वास्तविक दिशा मिल सकती है। लेकिन अगर फिर वही हुआ, बड़ी मीटिंग, बड़ी तस्वीर, बड़ा बयान और उसके बाद सब कुछ ठंडा, तो दुनिया इसे एक और ट्रंप शो के रूप में देख सकती है। और किम जोंग उन भी शायद इस बार यही चाहते होंगे कि बातचीत किसी जल्दबाजी में ना हो, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात नहीं है, ये उनकी पूरी सुरक्षा नीति से जुड़ा मामला है। वो अमेरिका से बात करते हुए चीन और रूस के साथ अपने संबंधों को भी ध्यान में रखेंगे। वो दक्षिण कोरिया की प्रतिक्रिया को भी ध्यान में रखेंगे और सबसे जरूरी वो ये देखेंगे कि ट्रंप की मौजूदा नीति कितने समय तक चलने वाली है, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति बदलते हैं और उनके साथ नीतियां भी बदल सकती हैं। नॉर्थ कोरिया शायद किसी ऐसे समझौते पर भरोसा करना चाहेगा जो सिर्फ ट्रंप के कार्यकाल तक सीमित ना रहे। यही वजह है कि किम के लिए सुरक्षा गारंटी और लंबे समय की व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। अब सवाल यह भी है कि अगर ट्रंप और किम की मुलाकात होती है तो दक्षिण कोरिया क्या करेगा? सियोल अमेरिका का करीबी सहयोगी है और वो नॉर्थ कोरिया के साथ तनाव कम करना चाहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा की कीमत पर नहीं। अगर अमेरिका सैन्य अभ्यास कम कर देता है तो दक्षिण कोरिया को यह देखना होगा कि इससे उसकी रक्षा क्षमता पर कितना असर पड़ता है। वहीं अगर अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच बातचीत आगे बढ़ती है तो दक्षिण कोरिया के लिए अवसर भी हो सकता है। आखिरकार वो भी चाहता है कि कोरियाई प्रायद्वीप में युद्ध का खतरा कम हो, लेकिन सियोल शायद ये नहीं चाहेगा कि वॉशिंगटन और प्योंगयांग उसके बिना कोई ऐसा समझौता कर ले जिसका सीधा असर उसकी सुरक्षा पर पड़े। और यही ट्रंप के सामने असली कूटनीतिक चुनौती है। उन्हें सिर्फ किम को मनाना नहीं है, उन्हें दक्षिण कोरिया को भरोसे में रखना है, जापान की चिंताओं को समझना है, चीन की प्रतिक्रिया को भी देखना है और नॉर्थ कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर अपनी नीति भी स्पष्ट रखनी है। यानी नवंबर की बैठक अगर होती है तो कमरे में दो नेता होंगे, लेकिन बातचीत के पीछे कई देशों के हित मौजूद होंगे। ट्रंप अगर इसे सिर्फ व्यक्तिगत मुलाकात समझेंगे तो गलती कर सकते हैं। ये एक बड़ा रणनीतिक खेल है और हर खिलाड़ी अपने फायदे के लिए चाल चलेगा।
फिर भी इस पूरे घटनाक्रम का एक सकारात्मक पहलू जरूर है। अगर अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच सीधी बातचीत शुरू होती है तो कम से कम तनाव कम करने का रास्ता खुलता है। मिसाइलों और धमकियों के मुकाबले बातचीत बेहतर विकल्प है, लेकिन बातचीत को टिकाऊ बनाने के लिए दोनों पक्षों को पुराने रुख से थोड़ा पीछे हटना होगा। ट्रंप को यह समझना होगा कि हर समस्या का समाधान दबाव और धमकी नहीं है, और अगर किम बातचीत के लिए तैयार होते हैं तो उन्हें यह देखना भी होगा कि वो सिर्फ अमेरिकी दबाव को कम करने के लिए बातचीत नहीं कर रहे, बल्कि वास्तव में क्षेत्रीय तनाव कम करने के लिए तैयार। क्योंकि आखिरकार कोरियाई प्रायद्वीप को सिर्फ ऐतिहासिक तस्वीरों की जरूरत नहीं है, वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षा चाहिए, दक्षिण कोरिया को भरोसा चाहिए, जापान को मिसाइल खतरे से राहत चाहिए, अमेरिका को परमाणु खतरे की कमी और नॉर्थ कोरिया को सुरक्षा और आर्थिक राहत चाहिए। अगर इन सभी जरूरतों के बीच कोई संतुलन बनता है तभी कोई समझौता टिक सकता है, वरना ट्रंप और किम चाहे जितनी बार हाथ मिला ले, कहानी कुछ महीनों बाद फिर उसी जगह पहुंच सकती है। इसलिए इस बार असली सवाल ये नहीं होगा कि ट्रंप और किम मिले या नहीं, असली सवाल होगा कि मिलने के बाद आखिर क्या बदला। फिलहाल खबर यही है कि ट्रंप इस साल नवंबर में किम जोंग उन से मुलाकात की तैयारी कर रहे हैं और दोनों के बीच संपर्क होने का दावा भी कर रहे हैं। साथ ही अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य अभ्यासों को सीमित करने के लिए संकेत दिए हैं। यह सब मिलाकर देखा जाए तो लगता है कि वॉशिंगटन नॉर्थ कोरिया के साथ तनाव कम करने की दिशा में एक नया रास्ता तलाश रहा है। लेकिन ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वो अपनी पुरानी बड़ी घोषणा, बड़ी तस्वीर और बड़ी उम्मीद वाली राजनीति से आगे बढ़कर कोई ऐसा समझौता करे जिसका असर जमीन पर भी दिखाई दे। क्योंकि इस बार अगर सिर्फ फोटो आई और नतीजा नहीं आया तो दुनिया शायद इसे उतनी गंभीरता से नहीं लेगी। और किम जोंग उन के सामने भी विकल्प साफ है, वो ट्रंप से बातचीत करके अमेरिका से रियायतें हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद उन्हें भी कुछ देना होगा। अगर दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अड़े रहते हैं तो बातचीत फिर टूट सकती है, लेकिन अगर अमेरिका सैन्य दबाव में कमी, आर्थिक राहत और सुरक्षा गारंटी जैसे मुद्दों पर आगे बढ़ता है और नॉर्थ कोरिया परमाणु और मिसाइल गतिविधियों पर ठोस सीमाएं लगाने को तैयार होता है तो शायद इस बार कोई वास्तविक रास्ता निकल सके, वरना ट्रंप और किम की कहानी का अगला अध्याय भी पिछली कहानी जैसा ही होगा। मुलाकात ऐतिहासिक, तस्वीर शानदार, लेकिन समझौता गायब। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है, क्या ट्रंप इस बार किम जोंग उन से सिर्फ मिलने जा रहे हैं या सच में कुछ बदलने की तैयारी है? क्योंकि किम से हाथ मिलाना ट्रंप के लिए मुश्किल नहीं है, असली मुश्किल है उस हाथ मिलाने को किसी ऐसे समझौते में बदला जा सके जहां पर नॉर्थ कोरिया और पूरे कोरियाई प्रायद्वीप के लिए लंबे समय तक काम करे। नवंबर की संभावित बैठक इसलिए सिर्फ एक कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं होगी, ये ट्रंप की विदेश नीति की भी परीक्षा होगी और किम जोंग उन की रणनीति की भी। और अगर इस बार भी कैमरे के सामने दोस्ती दिखी लेकिन बातचीत की मेज पर कोई समाधान नहीं निकला तो सवाल उठेगा, क्या ट्रंप सच में कूटनीति, अगर देखा जाए तो क्या ट्रंप कूटनीति कर रहे थे या फिर एक और बड़ी तस्वीर के लिए मंच तैयार कर रहे थे? इस मुद्दे पर आपको क्या कुछ लगता है? जिस हिसाब से स्थिति बनी हुई है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा ये खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।